हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। करीब करीब 20 तरह की थ्योरी है जो बताती है कि चाइल्ड का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे हमारे सिलेबस में, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आरआरबी टीचर्स जो जॉब निकली है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, उसके सिलेबस को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सिलेबस देखिए आप, हम लोग यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 3 हम लोग कर चुके हैं। यूनिट 2 में इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब यहाँ कहीं मेंशन नहीं है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। अगर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट अगर हम मेजर भी पढ़ने के लिए जाते हैं तो कम से कम 10 थ्योरी निकल करके आ जाती है, ठीक है। वहीं इसके आगे वाला टॉपिक अगर आप देखें, इंटेलिजेंस, इट्स थ्योरीज एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरीज को मेंशन किया गया है। इसमें कोई रिस्क ना लेते हुए हम लोग जो सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले, क्योंकि डेवलपमेंट की किसी थ्योरी का नाम यहाँ पर दिया नहीं है, दिया जा सकता था, जैसे कि इंटेलिजेंस का दिया है, तो डेवलपमेंट की जो हम मेजर थ्योरी है, जो कि पियाजे की थ्योरी है, उसको बहुत डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कोई रिस्क ना लेते हुए, जब ये सिलेबस हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जितनी भी लर्निंग थ्योरीज़ हैं, नॉट लर्निंग, डेवलपमेंटल थ्योरीज़ हैं, उन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट कौन कौन से डोमेन्स हैं जिसमें हम मतलब कौन कौन सी तरह की थ्योरीज़ हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाती है, और प्यासे की थ्योरी को बहुत डिटेल में, जिससे कि एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इंटेलिजेंस पर आएंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 20 मेजर डेवलपमेंटल थ्योरीज़ हैं, फिर हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी और आप भी इस पर एग्री करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं देन अपना आज का जो टॉपिक है, मेजर थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी थ्योरीज हो सकती है, किसकी सेक्शन में हो सकती है, फिर हम लोग प्याजे को डिस्कस करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर हमें पता है, हमने पिछले सेशन में पढ़ा है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और इसको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उनमें से 2 फैक्टर की बात मैंने की थी, एक जेनेटिक्स और एक इन्वायरमेंट। इसके अलावा भी जो बातें होती हैं, वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट होती है, जिस पर बच्चे का डेवलपमेंट जो है निर्भर करता है। तो जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने डोमेन में कुछ थ्योरी प्रपोज की हैं जो ये बताती है कि बच्चे कैसे डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं और लर्न करते हैं। वो कौन कौन से डोमेन है या वो कौन से मेजर सेक्शन है। तो जब चाइल्ड डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, ओके, सो चाइल्ड डेवलपमेंट में थ्योरीज जितनी भी आती हैं उनको इन मेजर कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली होती है कॉग्निटिव थ्योरीज, दैट टॉक्स अबाउट और एक्सप्लेन हाउ थिंकिंग इवॉल्व्स, बच्चा सोचता कैसे है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ प्याजे की थ्योरी है, इसके अलावा भी और थ्योरी हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि करीब करीब 20 थ्योरीज जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की जाएंगी और हम उसे कंप्लीटली कवर करेंगे। बट अभी जो हमारा सिलेबस का फ्लो चल रहा है उसमें पहले प्याजे देखेंगे। ओके, फिर साइको सोशल थ्योरीज आती है जो रिलेशनशिप की बात करती है कि भाई बच्चे का डेवलपमेंट रिलेशनशिप पर भी डिपेंड करता है। साइको सेक्शुअल थ्योरीज है, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फोकस ऑन हाउ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड अनकॉन्शियस डिजायर शेप पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, बच्चे की चाइल्डहुड के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या जो उसकी डिज़ायर पूरी नहीं हो पाई, जो वो करना चाह रहा था, वो किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं या शेप करती हैं। फोर्थ है मॉरल थ्योरीज, हाउ चिल्ड्रन डेवलप इथिकल वैल्यूज। फिफ्थ है बिहेवियरिस्ट थ्योरीज, हाईलाइट द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन, जहाँ पर हमें स्किनर को पढ़ना होगा। देन सिक्स्थ इकोलॉजिकल थ्योरी, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड कल्चर, ठीक है, तो यहाँ पर कल्चर आ जाएगा साथ में, ठीक। तो इतनी तरह के जो है डोमेन्स हो सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने की, जो थ्योरीज हैं उनके। ओके,
आज हम लोग कॉग्निटिव थ्योरीज में जो सबसे फेमस है, जहाँ से क्वेश्चन निकल कर के आते हैं, पियाजे की थ्योरी, उसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें हम जीन पियाजे को डिस्कस करेंगे। व्यू ठीक है? यस, चलिए। So Jean Piaget, a Swiss psychologist, developed the theory of cognitive development. इन्होंने ये थ्योरी दी है which explain how children actively construct knowledge as they grow. अब देखिए यहाँ पर जीन प्याजे का ये कहना है कि बच्चा जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, वो कोई पेसिव रिसीवर नहीं है इंफॉर्मेशन का. It get involved and they construct their knowledge. So recipient is not a passive receiver of information. दे एक्टिवली, बच्चा एक्टिवली इंगेज होता है तब वो सीखता है. ओके, एंड बिल्ड देयर अंडरस्टैंडिंग. आप ये नोट भी कर सकते हैं, बहुत टू द पॉइंट ये नोट्स हैं, सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो. किसी भी एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे, इवन जॉब वगैरह में तो और भी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे. सो पियाजे थ्योरी इज बेस्ड ऑन 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इन्होंने बताई कि भाई 4 स्टेजेस होती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, एंड कैरेक्टराइज बाय डिस्टिंक्ट वे ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. और हर एक स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वहाँ पर अलग थिंकिंग पैटर्न और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है अलग होता है. ठीक है, चलिए. तो आगे बढ़ने से पहले पियाजे की थ्योरी की जो 4 स्टेप्स हैं उस पर जाने से पहले आपको पियाजे ने जो कुछ की कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो 4 की कॉन्सेप्ट हैं पियाजे की थ्योरी के, उन्हें पहले समझना ज़रूरी है 4 स्टेजेस समझने से पहले. तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, 4 की कॉन्सेप्ट हैं और 4 स्टेजेस हैं, मतलब कि 8 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पियाजे की थ्योरी की याद होनी चाहिए. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इनका वो है स्कीमा. ओके, नाउ स्कीमा क्या है? इट्स अ मेंटल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर. किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे कुछ 1-2-3 स्पेसिफिक चीज़ें अपने माइंड में रख लेंगे और उससे कोरिलेट करेंगे. ठीक है, सो फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर दैट हेल्प इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड में हैव स्कीमा फॉर अ डॉग दैट इंक्लूड 4 legs, फर एंड बार्किंग. तो जैसे कि बच्चे हैं, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल डॉग है जो ईजिली अवेलेबल होता है, या चिड़िया है ना. तो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जिसके 4 पैर हैं, जिसकी बॉडी पे कुछ फर हैं, और जो जो भौंकता है वो क्या है? डॉग है. तो ये 2-4 चीज़ें उसने अपने दिमाग में बैठा ली, ये उसने उसका स्कीमा डेवलप कर लिया फॉर अ डॉग. ठीक है, अब ऐसी मिलती जुलती कोई भी चीज़ उसे दिखेगी वो उसे डॉग ही समझेगा. ओके, नाउ आफ्टर डेवलपिंग द स्कीमा, नेक्स्ट चीज़ आती है एसिमिलेशन. ओके, एसिमिलेट करना मतलब कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू नॉलेज और न्यू एक्सपीरियंस टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा. पहले से जो खाका आपने दिमाग में बना लिया है उसमें नई इंफॉर्मेशन को फिट करना. ठीक है, अब ये तो बच्चों के लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, डॉग का एग्जाम्पल ले रहे हैं. हमारी लाइफ में भी कई बार ये होता है, हमने कोई एक चीज़ सीख ली, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर मेथड से मल्टीप्लाई करना सीख लिया, अब उसमें नए कॉन्सेप्ट को डालने में थोड़ी दिक्कत होती है पहली बार में, है ना. तो एक स्कीमा किसी भी चीज़ को लेकर के हम लोग डेवलप कर लेते हैं, फिर उसमें जब नई चीज़ों को मिलाने की कोशिश की जाती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट एसिमिलेट करना. बट हम अक्सर ये चीज़ करते हैं कि अपने पुराने नॉलेज बेस में नई नॉलेज को या नए एक्सपीरियंस को ऐड करने की कोशिश करते हैं. दैट इज assimilation. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु सीज अ wolf फॉर द फर्स्ट टाइम माइट कॉल इट अ डॉग बिकॉज इट फिट्स देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा. बच्चे के दिमाग में डॉग का स्कीमा है ना, कि 4 पैर हैं, भौंकता है, फर है, वैसा ही लगभग क्या है? वुल्फ है. ठीक है, तो वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, शायद ये भी क्या है? डॉग है. वो एसिमिलेट कर रहा है. ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंसेस द चाइल्ड अकोमोडेट, है ना, वो एडजस्ट करता है अपने स्कीमा के में कि नहीं, डॉग अलग है और वुल्फ अलग है. माउथ शेप को लेकर के, अमाउंट ऑफ फर को लेकर के डिफरेंस हो सकता है, आवाज़ को लेकर के डिफरेंस है. ठीक है, सो एडजस्टिंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन. If the child learn that wolf is different from the dog, they will modify this schema accordingly. Then the 4th one, equilibration.
सामंजस्य बिठाना, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू डेवलप स्टेबल अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हो गई, 4 की पॉइंट्स हो गए। अब हम 4 स्टेजेस की बात करेंगे, है ना। सो 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, और पहला आपके सामने मैंने कंप्लीटली लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 ईयर का है, राइट। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, है ना, जिसको आप कंसीडर करें। सो इन्फेंट एक्सप्लोर वर्ल्ड थ्रू सेंस एंड मोटर एक्टिविटीज़। क्या कह रहे हैं, सेंसरी मोटर। बच्चा, आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा 0 मतलब कि जो पैदा हुआ है, जो 2 साल तक का है, उसकी आदत होगी, कोई भी चीज़ ली उसने झट से उठाई और मुंह में ले लेता है ना। क्यों, क्योंकि माउथ जो है उसके लिए एक सेंस का काम करता है, वो चीज़ों को पहचानना चाहता है कि इसका टेस्ट कैसा है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है ना। सो सेंसेस का यूज़ करके, 5 सेंसेस का यूज़ करके दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। They learn about their environment through actions such as touching, grasping and sucking। ठीक, इसीलिए बच्चे के आज, जब छोटे बच्चे होते हैं, उनके आसपास बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी आदत है, दे आर एट द सेंसरी मोटर स्टेज, कि वो उठाएंगे कोई चीज़ और उसको समझने के लिए मुंह में डालेंगे। शौक नहीं है उनका, समझना चाहते हैं, ठीक है। नाउ की कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्ट परमानेंस। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर डेवलपिंग दिस कॉन्सेप्ट, इफ अ टॉय इज हिडन अंडर अ ब्लैंकेट, द बेबी मे थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड। कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई चीज़ उनके सामने है, वो उसे क्या समझेंगे कि हाँ वो चीज़ है, उनके सामने से हट जाएगी, वो भूल जाएंगे उस चीज़ को। ओके, समझ में। इसीलिए छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना, उल्लू बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, ठीक है। जब तक चीज़ सामने है उन्हें याद रहेगी, हम ऐसे ऐसे करके हटा देंगे, भूल जाएंगे वो, ठीक है। रिफ्लेक्स बेस्ड लर्निंग, बेबीज इनिशियली रिले ऑन रिफ्लेक्सेस, जैसे कि सकिंग, ग्रास्पिंग, बट ग्रेजुअली लर्न टू परफॉर्म इंटेंशनल एक्शंस। पहले क्या होता है, उनका रिफ्लेक्स, उनके आसपास जो भी चीज़ें उन्हें दिखी है, तुरंत उसको उठा करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स बेस्ड लर्निंग होगी उनकी। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इन्फेंट बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट देयर एक्शन लीड टू आउटकम सच एज शेकिंग अ रेटल टू मेक अ नॉइज। अब इसी स्टेज में वो ये भी समझते हैं कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, जब वो कुछ करेंगे तब ही कुछ होगा, इस चीज़ को वो समझना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम शेकिंग रेटल, वो झुंझुना बजाते हैं बच्चों के लिए, है ना। धीरे से आप उनके हाथ में 1-2 बार बजा करके उनके हाथ में पकड़ा देंगे, वो खुद से अपना जब हाथ हिलाएंगे और हंसने लगेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके वो सीख जाएंगे कि अगर अच्छा मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा तो आवाज़ होगी, ठीक है। दैट इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसके, सेंसरी मोटर स्टेज के। ये की कैरेक्टरिस्टिक हैं, की फैक्ट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में डेवलप हो जाता है, तो आपको बताना है लेटर पार्ट ऑफ द सेंसरी मोटर। बहुत छोटे बच्चे के सामने से तो हम गायब कर देते हैं, बट एट द एंड ऑफ सेंसरी मोटर बच्चे के अंदर ये चीज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है कि नहीं, मेरे सामने से कोई चीज़ हटा भी दी है तब भी वो प्रेजेंट तो है, ओके। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसके, ये समझिए। प्रोवाइड टॉयज विद डिफरेंट टेक्सचर एंड साउंड टू स्टिमुलेट सेंसरी लर्निंग। बच्चों के सेंस लर्निंग को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अलग अलग टेक्सचर और साउंड प्रोड्यूस करने वाले लर्निंग टॉयज़ का यूज़ करके। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों के जो टॉयज़ आते हैं उनके टेक्सचर अलग होते हैं, पकड़ने का तरीका, पकड़ने मटेरियल्स अलग होगा, पकड़ने के तरीके से अलग अलग होंगे, वो कहीं पर कुछ होल्डिंग पॉइंट दिया होगा, है ना, अलग अलग तरह की आवाज़ करते हैं वो। इंकरेज ऑब्जेक्ट परमानेंस बाय प्लेइंग पिकअबू और हाइडिंग टॉयज, लेटिंग द चाइल्ड फाइंड देम, है ना। तो पिकअबू जो गेम है जिसमें वो छुपन छुपाई जो कहते हैं हम लोग, वो इसी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस तक लाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों में देखी जाती है।
ओके, सो यहाँ पर स्टेज में सिम्बॉलिक थिंकिंग एंड इमेजिनेशन बट स्ट्रगल विथ लॉजिकल एंड पर्सपेक्टिव थिंकिंग, क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं अभी। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, ईगोसेंट्रिज्म। इस एज के बच्चों में ईगो बहुत होगा ना, वो शेयरिंग करना चाहते हैं, है ना। शेयरिंग की आप सोचें कि 2 से 6 साल तक के बच्चों में तो शेयरिंग की फीलिंग बिल्कुल ही नहीं होगी। इवन वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर करना नहीं चाहते, डर से कर दें वो एक बात अलग है। Okay, so children find it difficult to see things from another's perspective. An example might cover their eye or believe that other cannot see them. Okay, so यहाँ पर देखिए बात ये है कि दो तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फर्स्ट, इम्पोर्टेंस खुद को देना, ये ईगोसेंट्रिज्म का एक कह लें कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, ईगोसेंट्रिज्म का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। दूसरा, हम जो कह रहे हैं वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है ना, मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए। इस तरह के कैरेक्टर आपको इस एज के बच्चों में मिलेंगे। मतलब वो दूसरों के पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं सकते। अगर आप अपने बच्चे को समझाना चाहेंगे या इस एज के किसी बच्चे को समझाना चाहेंगे कि भाई ये 20 रुपये वाली टॉफ़ी बड़ी महंगी है, अपने पास 10 रुपये हैं, ये ले लेते हैं, काम चल जाएगा अपना, टॉफ़ी तो मिल रही है, बट उसको समझ नहीं आएगी ये बात अगर आप 9 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, ठीक। और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या दिया है देखिए इन्होंने, कि अगर उसने आंखें बंद कर ली, मतलब उसको ये लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वो कुछ नहीं देख पा रहा है तो कोई उसे भी नहीं देख पा रहा है, मतलब वो सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझता है, ठीक है। एनिमल्स बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव ह्यूमन लाइक फीलिंग्स। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चों को उनका एक कोई फेवरेट टॉय होगा, है ना, उससे वो अक्सर बातें करते हुए दिखेंगे आपको, या आपको मैं खाना खिला दूँ, आपको मैं नहला दूँ, ऐसी बातें आपको वो करते दिख जाएंगे। दैट मीन्स उनमें अभी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है और उनमें एनिमिज्म है। वो समझते हैं कि उनका जो टॉय है उसके अंदर फीलिंग है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हैं, तो वो उसे डराता धमकाता भी दिखेगा, है ना। बोले जैसे मेरा खुद का बेटा है, 4 साल का है, तो ये सारे कैरेक्टर उसके अंदर हैं। ओके, सो वो अपने टॉय को कहता है मैं मार्केट नहीं लेके जाऊंगा साथ में अगर तुमने ऐसा नहीं किया। मतलब क्या है कि वो बातें कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो भी वैसा ही है। सो नेक्स्ट, centration, focus on only one aspect of situation while ignoring other. It's a similar egocentrism. For example, 2 glasses with the same amount of water, one tall, one thin, the other short and wide. Child may believe that taller glass has more water. तो अगेन ये चीज़ भी घर में मैंने होती हुई देख रही हूँ, अभी भी देख रही हूँ। एक ग्लास में अगर हम, एक छोटा ग्लास है ना, और वो पूरा भरा हुआ है, और बड़ा ग्लास आधे से भी कम है, तो उसे बड़ा ग्लास ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर है, आउटर चीज़ों पर उसका ध्यान है, उसका ध्यान शेप में है, क्वांटिटी पर नहीं है। द सेम इज लेक ऑफ कंजर्वेशन, द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट द चेंज इन द शेप और अरेंजमेंट। तो अगर आप सेम अमाउंट की चीज़ किसी बच्चे को एक ग्लास में दे दें या एक बाउल में दे दें, ठीक है, उसे स्टिल लगेगा कि ग्लास में ज़्यादा है। तो क्वांटिटी पर उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान किस पर है, हाँ उसका ध्यान किस पर है, शेप पर है, क्वांटिटी पर उसका ध्यान नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके, यूज विजुअल एड, स्टोरी टेलिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी टू रीइंफोर्स लर्निंग। नाउ एट दिस स्टेज बच्चे को कहानी सुना करके, है ना, विजुअल एड्स के आप ज़्यादा जो है लर्निंग करवा सकते हैं। इंगेज चिल्ड्रन इन रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़ टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस स्टेज की मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव तो समझ ही नहीं रहा है, बात का जो सिक्के का जो दूसरा पहलू है उसे वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है ना। तो क्या करना है, रोल प्लेइंग करवानी है जिससे कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझ पाए। यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल एंड डेमोन्स्ट्रेशन सच एज शोइंग देम अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट ग्लासेस टू टीच कंजर्वेशन, ठीक है। ये इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। थर्ड पर हम आते हैं, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। अब वो लॉजिक लगाना सीख गया है। देखिए पहले में यहाँ पर हमने देखा था ना, इसमें इमेजिनेशन है, सिम्बॉलिक थिंकिंग है, चीज़ों को सिम्बॉल्स को देख करके समझ रहा है, वो इमेजिन कर रहा है चीज़ों को, पर लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, है ना। यहाँ अब जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो लॉजिक लगा सकता है, क्या सही क्या गलत है। स्टिल स्ट्रगल विथ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अमूर्त जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, अभी भी नहीं समझ पाता 7 से 11 साल का बच्चा। देखिए की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंजर्वेशन, अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन द शेप और अरेंजमेंट। अब यहीं पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरी एक बेटी है जो 9 साल की है, उसमें कंजर्वेशन अब हमें देखने को मिलता है। तो हमारी बात हो जाती है बैलेंस, ठीक है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कहीं कम ज़्यादा होता है तो हम उसको समझा देते हैं कि देखो भाई 2 ग्लास थे, सेम ग्लास नहीं थे, बट अमाउंट जो है वो सेम है, वो समझ जाती। जबकि उसको क्या चाहिए, जो छोटा है, जो 4 साल तक का बच्चा है, उसे ग्लास बड़ा ही चाहिए, भले उसमें दूध कम हो। बट जो बड़ी बेटी है वो ये आसानी से समझ जाती है कि भले मेरा ग्लास छोटा है बट उसमें दूध ज़्यादा है। समझ पा रहे बात को, ठीक है। सो एग्जाम्पल, नाउ रियलाइज दैट फ्लैटर्न्ड पीस ऑफ क्ले हैज सेम अमाउंट ऑफ राउंडेड बॉल ऑफ क्ले। तो फ्लैट है या गोल है, दोनों सेम अमाउंट क्ले से बनी हुई है। रिवर्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू मेंटली रिवर्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, चीज़ों को उल्टा समझना। दे अंडरस्टैंड द एडिंग एंड देन सब्सट्रैक्टिंग द सेम नंबर रिजल्ट इन अ ओरिजिनल नंबर। उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर हम 7 में से 3 माइनस करें तो 4 मिलेगा, है ना, ठीक है, या प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, या फिर हम 3 और 7 को प्लस करें तो हमें 10 मिलेगा। इंटीजर अभी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना, हालांकि हम माइनस भी कर सकते हैं तो आंसर विल बी 4, पर इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ओके। डिसेंटरिंग, एबिलिटी टू कंसीडर multiple aspect of a problem at once. For example, when classify object, they recognize that animal can be both dog and a mammal. तो एक साथ 2-3 एस्पेक्ट को देखने की उनमें क्षमता डेवलप हो जाती है, ठीक है। Seriation, the ability to arrange object in order based on shape, size and another characteristics such as arranging stick from shortest to longest. तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन देखे होंगे। 6 ईयर का बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, उसके बाद आप देखेंगे 2nd, 3rd, 4th से उनको असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना, और ग्रुपिंग, ये सारा चीज़ें सिखाई जाने लगती हैं बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यूज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्टिविटीज सच एज पजल एंड एक्सपेरिमेंट टू इंकरेज लॉजिकल थिंकिंग, introduce problem solving tasks that require classification and organization, encourage group work to develop cooperative learning and multiple perspective। तो सीखने तो लगते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव, बट ज़्यादा जल्दी और अच्छे से सीख पाएँ इसलिए उन्हें इस तरह के टास्क दिए जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11+ ईयर्स के बच्चों में होती है ये। इंडिविजुअल डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी टू रीजन सिस्टमैटिकली। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नाउ उन्हें समझ में आने लगेगा कि फ्रीडम क्या है, जस्टिस क्या है, यूनिटी क्या है ना, ऐसी सारी चीज़ें जो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। इंटेलिजेंस क्या है, ब्यूटी क्या है ना, व्हाट इज़ द रियल ब्यूटी, ये सारी चीज़ें, पैट्रियटिज्म क्या है, ये चीज़ें उन्हें समझ में आने लगती हैं। Hypothetical and deductive reasoning, ability to formulate hypotheses and systematically test them. A student can design a scientific experiment to test the effect of light on a plant growth. तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट इस समय से कराए जाना स्टार्ट किए जा सकते हैं। मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट ऑन थिंकिंग प्रोसेस लीडिंग टू बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम बोलते हैं ना बच्चों को, बेटा अपने से सोचो आपने ये काम ऐसा क्यों किया, या इस तरह के क्वेश्चन उनके टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेंगे कि अगर आप इनकी जगह होते तो आप कैसा करते। दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करने को उन्हें कहा जा रहा है, ठीक है। लॉजिकल सिस्टमैटिक प्लानिंग, एबिलिटी टू प्लान एंड रीजन थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम
such as solving algebraic equation and strategic decision making in games. Implication क्या है? Implication है encourage debate and discussion on abstract topic, social and morality के जो होंगे, incorporate scientific experiment, provide opportunity for independent research and problem solving activities. अब आ जाते हैं criticism पर, ठीक है. criticism is देखिए, अभी हमने देखा कि प्याजे ने एक बात कही, 4 स्टेप बता दी और बिल्कुल फिक्स बता दिया कि 0 से 2, 2 to 7, है ना, 8 से 11, 11 एंड अबव, इस तरह से. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इतना स्टेप वाइज डेवलपमेंट नहीं होता है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग चलती है. ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल का हुआ ही बच्चा और उसमें सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ ही गया बिल्कुल. कई बार ऐसा हो सकता है कि 2.5 साल 3 साल तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस ना आए. ओके, सो ओवर एम्फेसिस ऑन स्टेज उन्होंने दिया है, जबकि ऐसा इतनी कंटिन्यूस या स्ट्रिक्ट ये नहीं. इट्स अ कंटिन्यूस, नॉट द स्ट्रिक्ट. 2 साल का हुआ अब इधर एंटर हो गया. समझ में आई बात? अंडर एस्टिमेट चिल्ड्रंस एबिलिटी. कह रहे हैं कि भाई एज ऐसा नहीं है, बच्चे में हो सकता है जो कैपेबिलिटीज़, जो स्किल्स आप बता रहे हो, थोड़ी बाद में या थोड़ी पहले भी डेवलप हो सकती है. ठीक है. देन कल्चरल एंड सोशल फैक्टर की बात प्याजे ने बिल्कुल नहीं की है, जबकि सोसाइटी का इफ़ेक्ट, कल्चर का इफ़ेक्ट इंसान पर होता है, ये हम सभी जानते हैं. ठीक है. सो ओवरऑल कंक्लूजन में क्या निकल करके आता है यहाँ पर, प्याजे जो थ्योरी है, फिर नेक्स्ट हम इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, मैंने नोट्स अभी बना के रखे हुए हैं उसके. ठीक है, चलिए. तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकल करके आता है, प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोवाइड अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक एट डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर लाइफ. बाय अप्लाइंग दिस इनसाइट in educational setting, teacher can tailor their instructional method to match cognitive ability, creating more effective and engaging learning experience. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो प्याजे थ्योरी है उसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे, तो आप बताएंगे कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेज वाइज जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनको स्टडी करके मुझे जो बच्चे मिले हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है, या एज ए टीचर जिन्हें मुझे पढ़ाना है, मैं अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, एजुकेशनल एक्सपीरियंस को उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ओके, सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस थ्योरीज. बाकी जितनी भी थ्योरीज हैं आफ्टर द सिलेबस चाइल्ड डेवलपमेंट के हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके, सो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय.